नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की श्रृंखला में हम फिर से 25 प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। आज की श्रृंखला के प्रश्नों को देखें। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी का जो बैच है वो फिर से नवीन रूप से शुरू हुआ है। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। नाम मात्र शुल्क के साथ में हम आपको विस्तृत और अवधारणात्मक जो टीजीटी पीजीटी की कक्षाएं हैं वो सभी प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत ही विस्तृत गहन अध्ययन के साथ में इस बार बेस समझाते हुए आपकी क्लासेज, निःशुल्क क्लासेज से भी बहुत विस्तृत और अवधारणात्मक विश्लेषणात्मक क्लासेज जो हैं आपकी हैं। साथ ही हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें भी 50 टेस्ट पेपर हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिनमें 125 प्रश्नों पर आधारित हैं। 6250 प्रश्न की श्रृंखला है। मात्र आपको 10 से 12 रुपये प्रति टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग आपको पड़ता है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं या डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं वो भी 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। प्रश्न पत्र जो हैं आगामी जो आने वाली आपकी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी की जो परीक्षाएं हैं, यहाँ तक कि हायर एजुकेशन बोर्ड की परीक्षाओं तक को भी स्पर्श करता है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट एक ही बार में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये बहुत ही नवीन पैटर्न पर आधारित है। यहाँ से आप अगर इन पेपरों को सॉल्व करते हैं, 50 पेपर यानी कि आपके 2 महीने के पेपर हैं, 50 दिन के, और पेपर जो है वो बहुत ही एक स्तर का है। अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होनी शुरू हो जाती है। चलिए फिर बात करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। किसी भी जानकारी के लिए आप 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आत्मबोध रचना के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि आत्मबोध किसकी रचना है? जलंधर नाथ की, गोरखनाथ की, मत्स्येंद्र नाथ की या कणहप्पा की? अगर बात की जाए आत्मबोध के रचनाकार कौन हैं तो गोरखनाथ। गोरखनाथ की बात करें तो हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हीं की रचना है आत्मबोध। अन्य रचनाएं हैं शबदी पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तबार, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। ये सभी जो आपकी रचनाएं हैं ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, हालात ए कन्हैया के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है हालात ए कन्हैया रचना के रचनाकार हैं कौन हैं? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो या जायसी? आप सभी इनसे परिचित हैं। हालात ए कन्हैया जो रचना है वो अमीर खुसरो की रचना है। ये मूलतः देखा जाए तो अमीर खुसरो फारसी के कवि हैं। फारसी के कवि हैं। साथ ही एक बात और कहें, इन्होंने हिंदी को हिंदवी कहा है। गद्य में, काव्य में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले अमीर खुसरो ही हैं। खालिक बारी, हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं। लहरों के राजहंस 1963 में लिखा गया है। बताना है कि ये किसका नाटक है? मोहन राकेश का, विष्णु प्रभाकर का, अमृतलाल नागर का या अमृत राय का? तो लहरों के राजहंस की अगर बात करें तो मोहन राकेश का नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन 1958 का है, आधे अधूरे 1969 का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? आपको बताना है कि इनमें से किसको, कवि छोड़ दीजिए, यहाँ पे रचनाकार कीजिए। किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर को, कृष्णा सोबती को, अमरकांत को या सुरेंद्र वर्मा को? अब बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला है, कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य पर मिला है, अमरकांत को भी संपूर्ण साहित्य पर मिला है। तो इनमें सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है
कि रस मीमांसा जो आलोचनात्मक पुस्तक है ये किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामविलास शर्मा? इसमें जो देखिए रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की है, रस मीमांसा जो है आपकी वो रामचंद्र शुक्ल जी की है। अन्यों में आप देखेंगे चिंतामणि है, भाग 1, भाग 2, भाग 4 तक आ गई है, अब बाकी लोगों ने संपादित किया है उसको, ठीक है। सूरदास है, भ्रमर गीत सार है, जयसी ग्रंथावली है, ये सभी शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं। आपको बताना है कि कैदी की पत्नी ये किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की, रामवृक्ष बेनीपुरी की, धर्मवीर भारती की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? तो कैदी की पत्नी जो रचना है ये रामवृक्ष बेनीपुरी की है, जैनेन्द्र कुमार की रचना नहीं है। आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, ठीक है। आगे बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द सागर ग्रंथ किसके द्वारा संपादित किया गया है? आपको बताना है हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा संपादित किया गया है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी शब्द सागर जो है ये जो संपादित किया गया है श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। कहाँ से हुआ है? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। अन्य संपादित ग्रंथों में हैं हिंदी वैज्ञानिक कोश, पृथ्वीराज रासो, छत्रप्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, ये सभी जो हैं यहाँ से संपादित हैं। आगे बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के एकांकीकार हैं। एकांकीकार हैं, आपको बताना है रुपया तुम्हें खा गया ये किसकी एकांकी है? भगवती चरण वर्मा की, रघुवंशी की, राजीव सक्सेना की या विनय रंजन की? तो रुपया तुम्हें खा गया ये जो एकांकी है भगवती चरण वर्मा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम गीति नाट्य किसे माना जाता है? आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य किसे माना जाता है? आपके हैं अनघ, प्रभात, करुणालय, पंचवटी प्रसंग। इसमें जो हिंदी का पहला या प्रथम गीति नाट्य है वो है आपका करुणालय। किसका है ये आप कमेंट सेशन में बताइएगा, इससे पूर्व में ये प्रश्न आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है चिदंबरा रचना के रचनाकार हैं। आपको बताना है चिदंबरा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या महादेवी वर्मा की? बताना है आपको चिदंबरा किसकी रचना है, तो ये सुमित्रानंदन पंत की है। अन्य में बात करोगे तो कला और बूढ़ा चांद, अणिमा, पल्लविनी, रश्मिबंध, ये सभी जो हैं लोकायतन आपके पंत जी की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, निराला जी की आप सभी को पता ही है। जयशंकर प्रसाद जी की भी कामायनी और निराला जी की भिक्षुक, ये सभी जो हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। आपको बताना है कि रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त? तो रविंद्र कविता कानन इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनकी रचनाओं में अगर देखेंगे तो गीतिका है, जूही की कली है, अणिमा है, अपरा है, सरोज स्मृति है, तुलसीदास है, बेला है, नए पत्ते हैं, अनामिका है, कुकुरमुत्ता है और राम की शक्ति पूजा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आँख के अंधे गांठ के पूरे का सही अर्थ है। आपको बताना है इसका सही अर्थ क्या है। एक तरीके से मुहावरा है, मुहावरे का इसका सही अर्थ क्या है? आँख के अंधे गांठ के पूरे, मुहावरे का अर्थ क्या है? धनी परंतु मूर्ख, गरीब किंतु अक्लमंद, धनी परंतु अक्लमंद, गरीब परंतु मूर्ख। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है धनी परंतु मूर्ख, आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरना का सही अर्थ है, यानी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संक्षिप्त बात को विस्तृत रूप से कहना,
संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना या विस्तृत बात को विस्तृत रूप में कहना। इसमें गागर में सागर भरना, यानी कि गागर छोटी होती है और सागर बड़ा होता है, तो छोटे में बड़े को भरना, यानी कि विस्तृत बात को संक्षेप में कहना आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चोर के पैर नहीं होते का सही अर्थ है। ये भी आपका सीधा सीधा मुहावरा है। क्या है कि पापी का मन स्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है, पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है या गरीब का मन अस्थिर होता है। तो चोर के पैर नहीं होते, क्योंकि चोर बहुत तेज़ी से चंचलता से भाग जाता है, पता नहीं चलता। तो यानी कि पापी का मन अस्थिर होता है, जो पाप किया होता है उसका मन जो है वो विचलित रहता है चारों तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पेट भरे मन मोदक से कब का सही अर्थ है। आपको बताना है कि पेट भरे मन मोदक से कब, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता नहीं मिलना, सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता ना मिलना, केवल भगवान का नाम लेने से किसी काम में सफलता ना मिलना, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है कि केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना, डी विकल्प। यानी कि पेट भरे मन मोदक से कब, मन में जब मोदक, मन में लड्डू फूटते रहते हैं तो उससे पेट कहाँ भरता है। तो वैसे ही हम केवल सोचते रहेंगे तो उससे हमें सफलता कहाँ मिलेगी। हम पढ़ें ना और सोचते रहें कि पास हो जाएं, पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो, इस वाक्य का सही वाक्य है। इस वाक्य में त्रुटि है, आप देखिएगा कि इसका सही वाक्य क्या होगा। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, या जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो। यहाँ पे जो है आप इसमें सब पे अनुस्वार लगाइएगा। ठीक है, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हों तुम खा लो, या जो मिठाइयाँ पसंद हों उन्हें आप खाइए। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा डी विकल्प। जो मिठाइयाँ पसंद हों उन्हें आप खाइए, बाकी शब्द जो है अशुद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं। आपको बताना है वह कौन सा रस है जिसका संचारी उद्दीपन विभाव जो है वो बादल की घटाएं, जैसे बादलों में घटा आ जाती है, और कोयल का बोलना हो जाता है, और साथ ही में जो है आपका वसंत ऋतु का भी आगमन होता है। कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस या शांत रस। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार। तो जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है, उत्तर के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। शब्दों की जैसे कनक कनक, तो दोनों का अर्थ जो है अलग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताना है 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, 16 मात्राएं या 15 मात्राएं। तो चौपाई जो है सममात्रिक छंद है, और इसी में बात करें तो कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पे। मनोरम शब्द का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि मनोरम का संधि विच्छेद क्या है। मन धन औरम, मन धन रम, मनोधन रम या मनाधन रम। तो मनोरम जो है वो विसर्ग संधि है। यहाँ पे पता लग गया है विसर्ग लगा हुआ है, इससे इसका सही उत्तर
डी विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूँगा वाक्य में आप है। आपको बताना है आप इसमें कैसा शब्द है। संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यह काम मैं आप कर लूँगा, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो है आपका निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो ऋतु है। ऋतु आ गई, पंडित आ गए, हंस उड़ गया, आचार्य जी आ गए। इसमें जो है आपका ए विकल्प सही होगा, स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? आपको बताना है बिहारी किस काल के कवि थे। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो आपके जो बिहारी हैं वो रीति काल के हैं और रीति काल में भी रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध हैं। और ये किसके हैं? तो ये आपके रीति सिद्ध कवि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? आपको बताना है इनमें कौन कवि राम भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास, मीराबाई, जायसी, तुलसीदास। इसमें जो सही विकल्प है डी है आपके तुलसीदास। सूरदास, मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। जायसी आपके प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, यानी कि सूफी काव्य के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो किस में आती है? पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में, पहाड़ी हिंदी में या राजस्थानी हिंदी में। साथ ही में बताइएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है पूर्वी हिंदी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी में आती हैं। पश्चिमी हिंदी में आप बोल देखोगे तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी है। पहाड़ी में आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी आ जाती है, नेपाली भी आती है। राजस्थानी में आपकी मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है और मालवी है। जो आज की क्लास के जो 25 प्रश्न थे वो यहीं तक हैं। आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा आपके कितने प्रश्न 25 प्रश्नों में सही हुए हैं, पेपर का स्तर कैसा है। साथ ही में प्रश्नों के स्तर के साथ में जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्लास को शेयर करती रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बैच से संबंधित जानकारी के लिए या प्रैक्टिस सेट से संबंधित जानकारी के लिए या किसी भी अन्य जानकारी के लिए शुरू में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अभी की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।